good morning, students. Welcome to the English class. Remaining part of the lesson, The Red Trap. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. You know, the red trap had stolen the money of the crofter, and with the money in his pocket, he was feeling pleased at his smartness, at his cleverness. अपनी क्लेवरनेस पे उसे बड़ी खुशी प्रसन्नता हो रही थी, खुश हो रहा था। उसने पैसे चुरा लिए थे किसके? क्रॉफ्टर के। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि उसके अंदर अब डेयर नहीं था, हिम्मत नहीं थी। कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, जो पब्लिक हाईवे था, मेन हाईवे था, मेन रास्ता था, मेन सड़क थी, उस पर चलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि वो कहीं पकड़ा न जाए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, इसलिए उसने सोचा कि उसे वुड्स, जंगल में से जो रास्ता होके गुजर रहा था, उस रास्ते से जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, पहले घंटे के दौरान उसे कोई ज़्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, उसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेकिन दिन के समय, बाद में, यानी कि कुछ समय के बाद, इट बिकेम वर्स, उसके लिए मुश्किलें बढ़ती गई। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट था ये कन्फ्यूजिंग था, कन्फ्यूज करने वाला था, और बड़ा जंगल था। विच ही हैड गोटन इनटू, गोटन इनटू मीन टू एंटर, प्रवेश करना। जिस जंगल में वो घुस गया था, ये बड़ा जंगल था, कन्फ्यूजिंग था, इसमें रास्ते जो थे वो एकदम क्लियर रास्ते नहीं थे, सीधा रास्ता नहीं था, वो उलझ गया था इसमें। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने एक विशेष, एक निश्चित डायरेक्शन, दिशा में चलने की कोशिश की। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, ट्विस्टेड होता है गुथे हुए होना, लेकिन रास्ते आपस में ऐसे गुथे हुए थे, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, बहुत ही, सो स्ट्रेंजली मीन्स बहुत ही ज़्यादा अजीब ढंग से रास्ते आपस में उलझे हुए थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द वुड, वह चलता रहा, लेकिन जंगल के किनारे पर नहीं पहुंच पाया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसने ये महसूस किया कि वो जंगल के एक ही भाग में बार बार चक्कर लगा रहा है, इसलिए वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, और अचानक ही उसे संसार के बारे में, दुनिया के बारे में, रेड ट्रैप होने का ये अपना जो विचार था वो उसके माइंड में आया कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है। अब वो भी एक रेड ट्रैप में घुस गया था, एक पिंजरे में घुस गया था, और उसी में चक्कर लगा रहा था, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फोल्ड बाई ए बेट एंड हैड बिन कॉट, उसने अपने आप को पागल बना लिया था, यानी कि उसने पागल बनने दिया था, बेफूल कर दिया गया था, उसको मूर्ख बना दिया गया था एक बेट के द्वारा। बेट चारा होता है, यानी कि एक प्रलोभन के द्वारा वो जाल में फंस गया था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ये पूरा का पूरा जो जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, ट्रंक पेड़ के तने होते हैं, ब्रांचेस शाखाएं होती हैं, थिकेट्स का मतलब यहाँ पर झाड़ियाँ, और फालन लॉग्स का मतलब लकड़ी के पड़े हुए लट्ठे जो थे, ये सब जंगल में थे, और ये चारों तरफ से उसको घेर रहे थे, और एक इनपेनेट्रेबल प्रिजन बन गई थी उसके लिए। इनपेनेट्रेबल, दैट कैन नॉट बी क्रॉस, जिसको पार नहीं किया जा सके, जिससे बाहर न निकला जाए, पेनिट्रेट जिसको नहीं किया जाए, एक ऐसी जेल बन गई थी उसके चारों ओर, और इससे अब ये बाहर नहीं निकल पा रहा था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का महीना था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में अंधेरा जो था वो पहले से ही हो गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और अंधेरा होने के साथ साथ उसका खतरा भी बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, ग्लूम एंड डिस्पेयर निराशा होती है,
अंधेरे के साथ साथ सर्दी का मौसम, ऊपर से अंधेरा, और इसकी वजह से उसकी निराशा, ग्लोम, डिस्पेयर, निराशा जो है वो बढ़ गई, यानी कि वो निराश हो गया, उदास हो गया। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया। एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, सेंक धंसना होता है, यानी कि धड़ाम से वो ज़मीन पर बैठ गया। एंड ट्राई टू एंड टायर्ड टू डेथ, और टायर्ड टू डेथ का मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ, यानी कि ऐसा थकान से वो मर रहा था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसने ये सोचा कि उसका अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने ज़मीन पर अपना सर रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, थम्पिंग पीटने की आवाज़, लोहे के ऊपर चोट मारने की आवाज़, रेगुलर नियमित, लगातार, ये जो आवाज़ होती है, जो एक लोहार के यहाँ जो थम्पिंग की साउंड होती है, पीटने की आवाज़ होती है, ये आवाज़ उसे सुनाई दी। देर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वाज, इसमें कोई शक नहीं था कि ये किस तरह की आवाज़ थी। वो समझ गया किस तरह की आवाज़ है ये। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह खड़ा हुआ, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को खड़ा कर पाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, वो समझ गया कि ये हैमर स्ट्रोक है, हथौड़े के प्रहार की आवाज़ है एक आयरन मिल में, एक जो आयरन फैक्ट्री है जिसमें लोहा बनाया जा रहा है, लोहे को ढाला जा रहा है, ऐसी फैक्ट्री से ये आवाज़ थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसने सोचा कि ज़रूर नज़दीक में कोई ना कोई लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसने समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड होता है कलेक्ट करना, उसने अपनी पूरी ताकत को कलेक्ट किया, यानी कि ताकत जुटाई, गोटअप खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड, स्टैगर होता है लड़खड़ा कर चलना, लिंपिंग करना, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और आवाज़ की दिशा में धीरे धीरे अपने शरीर को घसीटता हुआ, स्टैगरिंग करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। द राम्सो आयरन वर्क्स, ये कौन सी फैक्ट्री थी? ये राम्सो आयरन वर्क्स थी। विच आर नाउ क्लोज डाउन, अब क्लोज डाउन का मतलब बंद करना, अब इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, ये ज़्यादा समय की बात नहीं है। राम्सो आयरन वर्क्स जो था वो ये बंद हो गया था कुछ समय पहले ही। ए लार्ज प्लांट, ये एक बड़ा प्लांट था। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, इसके अंदर स्मेल्टर, पिघलाने वाला, रोलिंग मिल, रोलिंग रोल बनाने वाली, लोहे की चद्दर बनती थी इसमें, फॉर्ज भट्टी थी इसमें। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्ज एंड स्क्रॉज स्लिड डाउन द कैनाल। इन द समर टाइम, गर्मी के मौसम में, गर्मी की ऋतु में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज, बार्ज क्या होती हैं? एक तरह से ये बोट होती हैं, जहाज़ होती है, पानी की जहाज़, स्कॉज, और बार्ज एंड स्कॉज ये पानी की जहाज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। पानी की जहाज़ होती है, तो गर्मी के मौसम में हैवीली लोडेड, भारी, यानी कि भारी सामान डला हुआ, लोड की हुई, अच्छे से लदी हुई बार्ज और स्कॉच जो है पानी की जहाज़ें। स्लिड डाउन द कैनाल, उस कैनाल में जो नज़दीक एक नहर था, नहर में से ये जहाज़ें जाती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और ये नहर जो है वो एक बड़ी इनलैंड लेक में, ज़मीन से घिरी हुई झील तक पहुंचती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कॉल, और सर्दी के मौसम में सड़क यातायात यूज़ किया जाता था, सड़कें जो थी वो कोयले से एकदम काली हो जाती थी। और ब्लैक फ्रॉम द कोल, कोयले से काली हो जाती थी, कोल डस्ट से, कोल डस्ट का मतलब कोयले का जो चूर्ण हो जाता है, जो पाउडर बन जाता है। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और जो कोयला, बड़ी बड़ी चारकोल क्रेट्स जो थी, जो पेटियां थी, चारकोल कोयला होता है, कोयले की पेटियों को जब इधर उधर शिफ्ट किया जाता था, तो सड़कें जो है, यानी कि इधर उधर का मतलब फैक्ट्री में जब कोयला आता था, कोयले से जो है बॉयलर चलते हैं, भट्टियाँ चलती हैं, आग जलाने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ ये आयरन और फैक्ट्री होती है। तो कोयला ज़मीन पर, सड़क पर पड़ के गिरने की वजह से क्या हो जाता था? सड़कें काली हो जाती। सर्दी में कहने का मतलब सड़क यातायात यूज़ किया जाता था, और गर्मी के अंदर
जल यातायात यूज़ किया जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, और ऐसी ही एक डार्क इवनिंग के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले की बात थी। क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, यानी कि दिसंबर का महीना था, और उस दिन डार्क, अंधेरा छाया हुआ था, सर्दी का मौसम था, इवनिंग थी, रात की घटना थी। द मास्टर स्मिथ, मास्टर स्मिथ का मतलब जो आयरन स्मिथ होता है, लोहार होता है, मास्टर स्मिथ का मतलब मेन लोहार, जो हेड था उसका, एंड इज हेल्पर, और उसका जो असिस्टेंट था, सेट इन द डार्क फोर्ज। फोर्ज का मतलब एक तरह से यहाँ वर्कशॉप में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के नज़दीक, वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन होता है कच्चे लोहा, कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे। विच हैड बिन पुट इन द फायर, जो कच्चा लोहा आग में डाला गया था, तो उसके लाल होने का, उसके गर्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि वो टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल क्या होता है? आयरन ब्लॉक होता है जिस पर लोहे को रखकर पीटा जाता है, थंबलिंग की जाती है, स्टोक की जो हैमर स्टोक दिए जाते हैं जिस पर, तो उसका इंतज़ार कर रही थी। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनमें से कोई एक उठता, किस लिए? टू स्टीयर, स्टीयर होता है मुंह हिलाने के लिए, पलटने के लिए। द ग्लोइंग मास, जो चमकदार मास, मास का मतलब टुकड़ा, पीस, विद द लॉन्ग आयरन बार, लोहे की एक आयरन बार से, एक आयरन रोड से उस लोहे को इधर उधर करते थे, पलटते थे, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, अच्छे से लाल हो जाए। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और एक दो क्षण में ही वापस आ जाते थे ऐसा करके। ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, और जब ऐसा करके आते थे तो आग की गर्मी की वजह से उनके पसीना निकलता था, पसीना टपकता रहता था उनके शरीर से। दो एज वाज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। यद्यपि इतनी सर्दी थी, लेकिन वहाँ आग के पास काम कर रही थी, इसलिए एज ए कस्टम, ये उनका जो सिस्टम था, कस्टम था, रीति रिवाज था, कि वो सिर्फ एक शर्ट के, एक लॉन्ग शर्ट पहने हुए था, और वुडन शूज़, और लकड़ी के शूज़ पहने हुए था, ताकि वो चीज़ गर्म ना हो, कपड़े वगैरह गर्म ना हो, जूते वगैरह गर्म ना हो। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और फॉर्ज के अंदर, वर्कशॉप के अंदर इस तरह की आवाज़ें आती रहती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड, बिलो धोकनी होता है, जो बॉयलर होता है, जो फर्नेस होता है, उसको चलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, तो धोकनी बोलते हैं, जिससे हवा निकलती है, और हवा की वजह से वो आग तेज़ होती है। तो ग्रोनिंग, वो ग्रोनिंग कर रही थी, वो रोरिंग कर रही थी, बिग बिलो से, बड़ी धोकनी से आवाज़ निकल रही थी। एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो कोयला जो था, जो जल रहा था, उसके क्रैकिंग की आवाज़, उसके तड़कने की आवाज़ आ रही थी। द फायर बॉय शॉल्ड चारकोल इनटू ए मास ऑफ इन into the maw of the furnace with a great deal of clatter. द फायर बॉय, जो आग जलाने वाला लड़का था, सोवल्ड का मतलब कस्सी या फावड़े से एक तरफ करना किसी चीज़ को। चारकोल इनटू द मा मीन्स माउथ ऑफ द फर्नेस, जो फर्नेस, जो भट्टी का मुंह था, उसके अंदर फायर बॉय उस कोयले को जो बाहर गिर जाता था उसको पुश करता था, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और इससे क्लैटर की, कटकट की आवाज़ आती थी। कोयला जैसी ऐसी वस्तु को अगर पुश किया जाएगा तो क्लैटरिंग की साउंड आती है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और वर्कशॉप से बाहर झरने की आवाज़ आ रही थी, झरना जो है आवाज़ कर रहा था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड द रेन, विप्ड द रेन, विप चाबुक, और नॉर्थ की जो तेज़ हवा थी, जो उत्तर दिशा से आने वाली तेज़ हवा, वो विप करती थी, वो यानी कि टकराती थी। वैसे विप चाबुक होता है, ये वाइप नहीं है, विप है। चाबुक यानी कि तेज़ की पछाड़ें लग रही थी हवा की दीवार पर, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो ब्रिक टाइल्ड रूफ थी, ईंटों वाली टाइल की जो छत बनी हुई, उस छत से नॉर्थ विंड हवा के साथ टकरा रही थी।
It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. शायद इसी वजह से, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें आ रही थी, कोयले की टूटने की आवाज़ आ रही थी और तेज़ हवा की बारिश की आवाज़ आ रही थी, झरने की आवाज़ आ रही थी। इन आवाज़ों की वजह से शायद जब एक आदमी गेट खोलकर फोर्ज के अंदर, वर्कशॉप के अंदर आया, तो शायद मेन जो ब्लैकस्मिथ था, हेड ब्लैकस्मिथ था, उसने गेट को खोलने की आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी। अनटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, और वो जब तक वो फर्नेस भट्टी के पास आकर खड़ा न हो गया तब तक ब्लैकस्मिथ की नज़र उस पर नहीं पड़ी, आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी उसके अंदर आने की। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the furnace or in front of the fire. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds, homeless wanderer. अवश्य ही जो होमलेस वंडरर थे, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, उनको कोई बेटर शेल्टर, कोई आश्रय, कोई रहने की जगह नहीं मिलती थी, इसलिए वो यहाँ आ जाते थे। तो ये कोई अजीब बात नहीं थी, अनयूजुअल नहीं था, कोई असामान्य बात नहीं थी। फॉर द नाइट, रात को रुकने के लिए। टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज, कि वो फॉर्ज, इस वर्कशॉप की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। किस चीज़ से? बाय द ग्लो ऑफ द लाइट, प्रकाश की, लाइट की, आग के प्रकाश की उस चमक से, जो आग की रोशनी जो है एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, सूटी होते हैं ब्लैक, जो विंडो पेन्स थे, उनमें से आग की लपटें जो हैं या आग का प्रकाश जो है वो बाहर दिखाई दे जाता था। और क्या होता था, जो पुअर वेगाबैंड होते थे, गरीब बेघर लोग जो होते थे, भिखारी टाइप के जो लोग होते थे, वो उस आग की रोशनी को देखकर उधर अट्रैक्ट हो जाते, रात बिताने के लिए वहाँ आ जाते थे। तो ये कोई असामान्य घटना नहीं होती, इस तरह का रूटीन वर्क होता रहता, कभी कोई ना कोई वहाँ आता रहता था। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व इन फ्रंट ऑफ द फायर, और अपने आप को आग के सामने गर्म करने के लिए, आग तापने के लिए वहाँ आ जाते थे। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली केजुअली, जो ब्लैक स्मिथ थे वो केजुअली, लापरवाही से, यानी कि कभी कभी उनकी तरफ देखते, एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। लेकिन यहाँ पर इंट्रूडर, अब इंट्रूडर होता है दैट कम विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन के आता है, घुसपैठिया जो है, इसके लिए यूज़ हुआ है, पेडलर के लिए यूज़ हुआ है, रेट्रेप पेडलर के लिए यूज़ हुआ है। इसकी तरफ उसने कैजुअली ऐसे ही देखा, इंडिफरेंटली और तटस्थ भाव से देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस हिज टाइप यूजुअली डिड। ही लुक्ड, ये ही जो शब्द वर्ड है, ये रेट्रेप के लिए, रेट्रेप पेडलर के लिए आया है, वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा इस तरह के लोग दिखाई देते हैं। लॉन्ग बियर्ड, बड़ी दाढ़ी थी, डर्टी, गंदा था, रेग्ड, फटे हाल था, उसके कपड़े फटे हुए थे, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ एक ए बंच ऑफ रेड ट्रैप, बंच गुच्छा होता है, एक रेड ट्रैप का, पिंजरों का एक गुच्छा उसके गले में लटका हुआ था। डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग, ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पे, सीने में, यानी सीने पर, यानी कि गले में लटका हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ पर, रेड ट्रैप पेडलर ने ब्लैक स्मिथ से वहाँ रुकने के लिए, शाम रात बिताने के लिए परमिशन मांगा। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोटेड ए हटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, और जो ब्लैक स्मिथ था उसने गर्दन हिलाकर उसको, कंसेंट होता है स्वीकृति, हटी, हटी होता है जिद्दपूर्ण, एडमेंट, ऐसे ही यानी कि ऐसे व्यवहार से उसको एक स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शब्द भी बोला नहीं, ऐसे गर्दन हिलाकर उसको यस कर दिया, यस, यानी कि उसको परमिशन ग्रांट कर दिया गया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, द ट्रैम्प, वही होमलेस वंडरर जो था, उसको, उसने भी एक शब्द भी नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहाँ बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो वहाँ अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, तापने के लिए आया था और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों जो रामसो आयरन वर्क्स है, आयरन मिल जो है, वो एक प्रोमिनेंट, पॉपुलर, प्रोमिनेंट का मतलब पॉपुलर, आयरन मास्टर उसका मालिक था। उस ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसकी एक ही एम्बिशन थी, एक ही तिर अभिलाषा, इच्छा थी,
महत्वाकांक्षा थी कि मार्केट में अच्छा लोहा बाहर जाए. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. He watched both night and day. वह दिन रात रखवाली करता था, निगरानी करता था. टू सी, ये ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए कि काम जो है वो जितने पॉसिबल वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी काम अच्छे से चल रहा है या नहीं. इसलिए वो अपने इंस्पेक्शन पर आता था. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज. और इसी क्षण, इसी समय जो रामजो आयरन वर्स आयरन मिल का जो मालिक था, वो इंस्पेक्शन के लिए, नाइट इंस्पेक्शन के लिए अंदर आया. ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, जो रात के उसके जो इंस्पेक्शन होते थे, तो एक इंस्पेक्शन के चक्कर पर राउंड कर मारने के लिए, राउंड लगाने के लिए वो वहाँ आया. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally, the first thing he saw, स्वाभाविक है कि सबसे पहले उसने जिसको देखा वो क्या था, was the tall ragamuffin. ragamuffin होता है a person who is very weak and tattered. फटेहाल जो आदमी था, लंबा सा जो फटेहाल आदमी था, उस पर नज़र पड़ी. हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज, जो टू द फर्नेस, जो आग के बहुत नज़दीक पहुंच गया था, फर्नेस भट्टी के बहुत नज़दीक पहुंच गया था. दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके फटे हुए कपड़ों से जो स्टीम है, जो भाप है, वो निकल रही थी. गीला कपड़ा अगर आग के नज़दीक जाएगा तो उससे भाप निकलेगी. जैसे हम कई बार गीले कपड़े पे आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो भाप निकलती है. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ जो मेन लोहार था उसके व्यवहार का फॉलो नहीं किया, उसकी एग्जाम्पल का फॉलो नहीं किया. यानी कि ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया. आयरन मास्टर ने भी ऐसा नहीं किया, उसने उस पर ध्यान दिया. हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उसने जिस पर, स्ट्रेंजर पर, अजनबी पर मुश्किल से ही कोई ध्यान दिया. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लेकिन आयरन मास्टर ने उस पर ध्यान दिया. कहने का मतलब ये है, वो उसके नज़दीक गया. लुकड हिम और वेरी केयरफुली, उसे बड़ी सावधानी से देखा. देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हेड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, तब उसका जो स्लॉच, जो टेढ़ा हेड था, वो हटाया उसके चेहरे पे अच्छे से, उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, नील्स ओलॉफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक. और जैसे उसने हेड, उसके जो रेट्रे पेडलर के हेड को हटाया, तो उसके मुंह से आवाज़ निकली, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, नील्स ओलॉफ. अरे ये तो तुम हो, नील्स ओलॉफ. हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिखाई दे रहे हैं. द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सो. जो रेड ट्रैप वाला आदमी था, जो रेड ट्रैप पेडलर था, उसने रामसो आयरन मिल पर इस आदमी को कभी नहीं देखा था. एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं जानता था. बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर. लेकिन रेड ट्रैप पेडलर ने क्या सोचा, ये सोचा कि अगर शायद ये जेंटलमैन उसको अपना एक एक्वेंटेंस, जान पहचान का जानता है, तो शायद वो उसको कुछ एक क्रोनर, कुछ एक रुपए दे देगा. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. इसलिए वो तुरंत उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था. डिसीव धोखा देना, और अनडिसीव का मतलब साफ साफ बताना. तो वह साफ साफ उसको नहीं बताना चाहता था कि जिसको वो नील सोलोप समझ रहा है वो नहीं है. कहने का मतलब वो ये नहीं बताना चाहता था कि वो नील सोलोफ नहीं है. उसने अपनी आइडेंटिटी को कंसील रखा, छुपाए रखा. यस, गॉड नोज हैव गॉन डाउन हिल विद मी, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड. उसने कहा कि आप जानते हैं कि मेरे साथ जो हालात हैं, थिंग्स, जो सर्कमस्टांसेस जो हैं, वो गॉन डाउन हिल, गॉन बैड, यानी कि मेरे साथ हालात ख़राब हो गई थी. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा कि आपको रेजिमेंट से
वो पहले आर्मी के अंदर था, तो कहा कि आपको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, ये गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं इस समय सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर उस समय जब तुमने रिज़ाइन किया उस समय मैं सर्विस में होता तो इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, तो ऐसा कभी नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। ओके, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। टू गो अलोंग अप to the master house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. ट्रैम्प वर्ड पहले भी आया हुआ है, होमलेस वंडरर होता है। टू गो अलोंग अप टू द मास्टर मैनोर हाउस, मैनोर हाउस का मतलब यहाँ पर उस तरह जो मालिक था, आयरन वर्क्स का मालिक था, उसके मैनोर हाउस का मतलब यहाँ फार्म हाउस से है। तो फार्म हाउस पर जाना और बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड होता है साथी, सहकर्मी जो साथ काम करते हैं। तो एक साथी के रूप में उसकी पहचान पाना, उसका वेलकम करना। दैट हाउ डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, लेकिन इस बात से ट्रैम्प जो था, होमलेस वंडर था, वो खुश नहीं हुआ। कहने का मतलब, जब इस रामजो आयरन वर्क्स का जो मालिक था, वो इस रेड ट्रैप पेडलर को अपना रेजिमेंटल कॉमरेड, अपना एक आर्मी का कलीग समझ रहा था, उस समय का कलीग समझ रहा था, और उसको घर ले जा रहा था, लेकिन इस बात से भी ट्रैम्प खुश नहीं हुआ। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि वो फिर खुश नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन विल बी डिस्कस्ड टुमारो। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।